हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज है पार्ट 3, ठीक है, यानी सेट 3 है। फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चल रहे थे, आज आपका सेट 3 है, ठीक है। और कल का जो हमने कल की वीडियो में जो सवाल पूछा था वो आपका था कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपकी 6.25 गुणा 10⁻18। काफ़ी स्टूडेंटों ने सही जवाब दिए हैं, ठीक है। आज नाम नोट नहीं कर पाए, ज़रा बुरा मत मानना, ठीक है। कल आपके बोल दिए जाएंगे नाम एक साथ, नाम आज नोट नहीं कर पाए, ओके। तो चलते हैं और देखिए आपके जो केमिस्ट्री के हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, वो भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। आज वीडियो मतलब बन रही है, ठीक है, वो रेडी हो जाएगी वीडियो, तो आपके लिए सुबह आ जाएगी, ठीक है। कल सुबह वीडियो आ जाएगी केमिस्ट्री की कल लगभग आपके 11-12 बजे के टाइम पर वीडियो आ सकती है, ठीक है, केमिस्ट्री की। तो आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार चलते रहेंगे। देखिए हमने वैसे 150 का टारगेट रखा है, वैसे हम बताएं आपको रोज़ डेली आपको 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया करेंगे फिजिक्स के, जितनी भी बन जाए वीडियो, लेकिन 15 से वीडियो कम नहीं बनेंगे, ठीक है। 15 से आपकी ज़्यादा ही वीडियो बन जाएंगी। और आप नो टेंशन रहें, आप इनको अच्छे से तैयार करें, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आने वाली है। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे तो आपके लिए डेली वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपके 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं पक्के होंगे, ज़्यादा ही होंगे, बल्कि अगर आप हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आप वाकई में बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए आज है पार्ट 3 है, यानी सेट 3 है, ठीक है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना इसमें कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए आज मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, मैंने 2 दिन से वीडियो बनाई है, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया करूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, E समानुपाती 1/r², ठीक है। समानुपाती जब अपन हटाएंगे या इसको अनुक्रमानुपाती बोल दो, ठीक है, तो अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर E समानुपाती 1/r², इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। यही आपने पढ़ा है, बताइए यही आपने पढ़ा है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए नहीं पढ़ा है, तो यह होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि इसको कांस्टेंट मान लिया गया है, कांस्टेंट मान के यानी नियतांक मान लिया गया है। नियतांक मान के क्या कर दिया गया है, जो आपका इसको अपन E समानुपाती 1/r² को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म को समानुपाती में पहुंचा दिया है, बस, और कुछ नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए आपका एक क्लियर हो जाना चाहिए ढंग से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना कि विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। तो देखिए आपने बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो बल आघूर्ण टाउ, इसको बोलते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, बल आघूर्ण PE sin थीटा, पढ़ा होगा आपने, बताइए। PE sin थीटा होता है। अब हमने क्या किया है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है A×B, मैथ में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। A×B बराबर क्या होता है, क्रॉस वाले जो सदिश वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, त्रिविमीय ज्यामिति वगैरह वाला, तो उसमें ये मिलेगा आपको। तो A×B इक्वल टू होता है AB sin थीटा। जब अपन क्रॉस हटाते हैं तो अपना sin थीटा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, sin थीटा आ जाता है। तो A×B बराबर क्या हो जाएगा, AB sin थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, PE sin थीटा है, ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, PE sin थीटा है। जब यहाँ पर देखिए जरा गौर से, ठीक है, देखिए जब यहाँ पर A×B था तब क्या आया था, AB sin थीटा आया था।
मतलब a इंटू बी और साइन थीटा आ गया था। यहाँ पर क्या लिखा है पहले से ही पी ई साइन थीटा है। अपन को यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है जो आपका बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पी ई की जगह पर क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को हटा के अपन क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि क्रॉस लगाकर अपन क्रॉस हटाकर साइन थीटा लगा रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि साइन थीटा को हटा देंगे और क्रॉस लगा देंगे, यानी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये दोनों सदिश हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों क्या है, वेक्टर हैं, तभी इनको अपन लिख पा रहे हैं। नहीं अपन लिख पाएंगे इसको साइन के फॉर्म में, सदिश को ही साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। तो पी वेक्टर जो अपना पी क्या है, पी अपना द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। पी अपना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान रहे। और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, तो आपको पता पड़ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पी क्रॉस ई। क्यों होता है, क्योंकि अपन जान गए हैं कि पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा को हटाएंगे तो क्रॉस लग जाएगा दोनों के बीच में और साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कुछ अपन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो अपन इसको सदिश फॉर्म में लिख देते हैं, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसको अपन पी ई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्रॉस को हटाकर साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पी क्या है, पी द्विध्रुव आघूर्ण है। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। आवेश गुणा यानी q गुणा 2l होता है। ठीक है, तो q क्या है, q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी c हम लिख रहे हैं कूलाम को। और 2l का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। लंबाई है ना 2l, l क्या है, लंबाई है। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। समझ में आया क्या? ठीक है, सॉरी अभी इसका टाउ का मात्रक नहीं निकला है। ध्यान दें आप कि अभी इसका मात्रक निकला अपन ने, किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव आघूर्ण का अपना मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणा मीटर। अपन टाउ का मात्रक निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो देखिए अपन को पता है कि टाउ क्या है, टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण है। ठीक है, और पी का मात्रक क्या होता है, अपन को पता है कि कूलाम इंटू मीटर होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता होना चाहिए आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। जब कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, केवल बताइए, कूलाम से कूलाम कैंसिल अपन ने कर दिया तो अपने पास क्या बचा, मीटर इंटू न्यूटन। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो न्यूटन इंटू मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी, इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आ गया? चलिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है। देखिए ध्यान से समझिए, दिमाग से। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो भले ही ना आ रहा हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश अपना कितना होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, या फिर 6.25 गुणा 10 की घात 18, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, कितना हो जाएगा, -19, यानी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर यह होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन बराबर भी यही होता है और एक प्रोटॉन बराबर भी यही होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर भी इतना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और एक प्रोटॉन बराबर भी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। ध्यान रहे, ठीक है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ ले तो आपको यही बताना है, एक प्रोटॉन भी, यानी दोनों पर आवेश क्या रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान रहता है। आपने नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है,
तो सॉरी नाभिक वाला तो हटा ही दिया गया चैप्टर, तो आपने क्या पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या रहता है, समान रहता है। चलिए, और एक और होता है न्यूट्रॉन, जिस पर आवेश कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। चलिए, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन पर, इसको लिख लें, मूल आवेश की परिभाषा है, किसकी है, मूल आवेश की। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। जो आवेश है ना वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, उसको अपन मूल आवेश भी कहते हैं। तो 3 अपन को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल आवेश क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। समझ में आया। या फिर आप कह सकते हो एक मूल आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन भी कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ही मूल आवेश है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। समझ में आया। तो मूल आवेश की अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो क्या लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना दो सजातीय आवेश एक दूसरे को डॉट डॉट करते हैं। तो दो सजातीय आवेश, सजाती का मतलब क्या होता है पहले यह समझिए। सजाती का मतलब होता है समान, क्या होता है, एक जैसे समान प्रकार के आवेश। तो माना यह माइनस का क्यू आवेश है और अपन एक और ले लेंगे माइनस का क्यू आवेश। अब दोनों क्या हो गए, दोनों समान हो गए। क्यों, यह भी माइनस का है, यह भी माइनस का क्यू है। क्यू क्या है, आवेश है, तो दोनों आवेश एक दूसरे के समान है। जब दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब दो समान आवेश एक दूसरे को डॉट डॉट करते हैं, बताइए दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। ध्यान रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है, दूर भगते हैं। जैसे इनको पास लाया जाएगा, जैसे इनको क्या किया जाएगा, पास लाया जाएगा दोनों को, एक दूसरे को, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। और इनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है जो इनको प्रतिकर्षित कर देता है, यानी दूर दूर हटा देता है। समझ में आया। देखिए दो समान आवेश, चाहे अपन कौन सा भी ले लें, या माइनस क्यू ले लें, ठीक है, माइनस क्यू ले लें या प्लस क्यू ले लें। दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, आपने पढ़ा होगा। देखिए माइनस क्यू आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और प्लस क्यू आवेश भी समान है, तो समान आवेश यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखिए दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, पूछ लिया जाए, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए ध्यान से, अगर विपरीत ले लें तो इसका देखो, पहले तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रतिकर्षित। अब यदि पूछ लिया जाए दो विजातीय आवेश, विजाती का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। दो विजाती अलग अलग, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को डॉट 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 करते हैं, तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित, यानी अपने पास बुला लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश है, यानी विजाती हैं। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप इधर प्लस कर दो, इधर माइनस का क्यू कर दो, तो है तो दोनों अलग अलग, ये प्लस का, ये माइनस का। जब अलग अलग आवेश होते हैं यानी विजाती होते हैं, विजाती का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जब अलग अलग है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आकर्षित होंगे, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है जो इन दोनों को आकर्षित कर देता है, एक दूसरे के समीप ला देता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है मेन, कि दो सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय मतलब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला चलते हैं। चलिए अगला है अपना रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। देखिए रैखिक आवेश घनत्व, आपने आवेश घनत्व पढ़ा होगा, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आपका आयतन आवेश घनत्व। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इनको।
ठीक है, वैसे ही भले आप रट लो, रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व बात एक ही है। रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो रेखिक आवेश घनत्व बताइए। तो रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लें। और पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ए क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल हिंदी में। ठीक है, और एल क्या है? लंबाई है। ठीक है, और यह तो हो गया अपना रेखिक आवेश घनत्व। यह अपना फॉर्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। एक और होता है आयतन आवेश घनत्व, यानी रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन भी होता है। यानी यह क्या है? यह क्या है? अपना आयतन आवेश घनत्व है। समझ में आ गया? यह अपना आयतन आवेश घनत्व है, यह अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और यह अपना रेखिक आवेश घनत्व है। ठीक है, अब देखिए इनका मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझें। पहले तो अपन इसका देख लेते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका देख लेंगे, तो चलिए लैम्डा बराबर क्या होता है? तो लैम्डा क्या है? यहाँ पर रेखिक आवेश घनत्व है। रेखिक आवेश घनत्व बराबर क्या था? क्यू अपॉन एल। तो क्यू का मात्रक क्या होता है? मात्रक निकालना है अपन को। ठीक है, क्यू का मात्रक क्या होता है? सी, यानी कूलाम। सी को अपन कूलाम कह रहे हैं। और एल का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर हो जाएगा। कहाँ है कूलाम बटे मीटर? ये रहा। समझ में आएगा? क्योंकि फॉर्मूले से अपन निकाल रहे हैं क्यू बटे एल। यह होता है रेखिक आवेश घनत्व बराबर। क्यू क्या है? क्यू का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम बटे मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ ले, यानी सिग्मा पूछ ले, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे एरिया होता है। तो क्यू का मात्रक क्या होता है? सी कूलाम, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी ए क्या है? इस क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर में तो मापते हैं क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देखो मात्रक आपको पता होंगे तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और जो अपना आयतन आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू बटे भी। तो क्यू क्या है? क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और भी क्या है? आयतन है। तो आयतन की भुजा 3 होती हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा अपना, इसका अपना सिंपल से हो जाएगा मीटर क्यू, क्योंकि आयतन का अपन यूनिट जानते हैं मीटर क्यू होता है। ठीक है, तो मीटर क्यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो रो क्या है? यहाँ पर फिर से जान लीजिए, रो अपना है आयतन आवेश घनत्व, इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर क्यू। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। लैम्डा क्या है? कूलाम बटे मीटर रेखिक आवेश घनत्व। चलिए अगला देख लेते हैं, जल्दी से वीडियो लंबी हो रही है। देखिए तभी ना हम समझाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप देखते भी नहीं हो। चलिए अगला देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। ध्यान रखें, यहाँ पर एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, ना कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत से स्टूडेंट यही गलती कर देंगे, पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं और यहाँ पर क्या कर देंगे? 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18 तो क्या होता है पता है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। तो एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा होती है अपनी 1.13 गुणा 10 की घात 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं। और इसको अपन 1/ε0 भी कहते हैं। ये अपने गॉस के नियम में पढ़ा होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ आ रहा होगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1/ε0, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1.13 गुणा 10 की घात 11। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होना चाहिए। तो E इक्वल टू जो जनरली फॉर्मूला होता है वो अपना होता है कि परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को F/Q0 होता है। ठीक है, ये परीक्षण आवेश है, यानी टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं इसको। तो F क्या है? F का मात्रक क्या होता है? F क्या है? फोर्स है। फोर्स का मात्रक यानी बल का मात्रक न्यूटन। बल की खोज किसने की? न्यूटन ने। तो इस बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और क्यू का यानी क्यू क्या है? आवेश है, तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ई क्या है? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ई बराबर F/Q0। एफ क्या है? न्यूटन बटे कूलाम। ऐसे मात्रक निकालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। चलिए अगला देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर देख लें, थोड़ा और देख लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी सदिश राशि, ध्यान रखें। ठीक है, इनको भी आप याद कर लेना, जल्दी से लिख लें कहीं पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि? सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका भूमि फॉर्मूला होता है
MLT−3 मोस्ट इंपोर्टेंट है बीमी फॉर्मूला, तीनों ही चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 बात याद करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और MLT−3 A−1 इसका बीमी सूत्र है, बीमी फॉर्मूला। चलिए अगला देख लेते हैं, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो V बराबर होता है फॉर्मूला इसका W/Q0। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आसानी से कर दोगे। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। और Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे कूलम हो जाएगा इसका विभव का मात्रक। विभव का मात्रक जूल बटे कूलम कह सकते हो या फिर इसको वोल्ट कह सकते हो। ध्यान रखें, या तो आप इसको विभव का मात्रक वोल्ट कह दो या जूल बटे कूलम, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी तीन चीज़ें याद करनी है। एक तो अपना विभव का मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलम, या अपना वोल्ट, ठीक है। दोनों याद कर लें, या फिर वोल्ट या फिर जूल बटे कूलम, ठीक है। और विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात आपको यह याद करनी है, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। और बीमी सूत्र इसका क्या होता है, ML²T−3 यानी T⁻³ और A−1, ठीक है। इसका यह बीमी सूत्र है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और एक लास्ट बात और है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर आप कहीं लिख लें। सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फेरड। फेरड होता है, क्यों होता है, C=Q/V, ठीक है, Q/V। इसका दूसरा भी मात्रक होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। V का मात्रक अभी पढ़ा है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम बटे वोल्ट भी कह सकते हैं इसको सॉरी, कूलम बटे वोल्ट भी कह सकते हैं इसको, या फिर फेरड। तो फेरड एक कैसी राशि है, तो धारिता भी एक अदिश राशि है, ठीक है। और बीमी सूत्र इसका आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, मोस्ट नहीं है ये वाला। ये आपका बीमी सूत्र है, इसको नोट कर लेना, T⁴ A² M−1 L−2, ठीक है। और 1 फेरड = होता है, ध्यान रखें मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 फेरड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। स्टेट फेरड क्या है, स्टेट फेरड CGS यूनिट है। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है अपनी फेरड, और CGS यूनिट है स्टेट फेरड। तो एक अपना फेरड होता है, 1 फेरड होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। चलिए, 1 फेरड को अपन एक और टाइप से लिख सकते हैं। 1 फेरड अपना 1 कूलम बटे 1 वोल्ट भी होता है। दोनों याद रखना है। एक अगर स्टेट फेरड में पूछ ले तो आपको क्या करना है, 9 × 10⁻11 लिखनी है। अगर 1 फेरड 1 कूलम बटे 1 वोल्ट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों बातों को, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी ये आपकी ये जो वाली OT है, ये आपकी ये रिक्त स्थान में पूछ ली जाती है कि 1 फेरड बराबर, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया जाएगा, नीचे 1 वोल्ट लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आपको क्या लिखना है, 1 कूलम, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला है लास्ट क्वेश्चन अपना, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। और इसको अपन लिख सकते हैं, C = 4πε0 है, और R, तो 4πε0 को अपन कांस्टेंट लिख सकते हैं K। तो K को अपन समानुपाती में पहुंचा दो तो इसको C समानुपाती R भी लिख सकते हैं। बाई चांस यहाँ पर C समानुपाती R लिख कर आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यह थी आपकी, और लास्ट सवाल आपके लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ... आवेश कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।